गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए ऑलरेडी हमने 15-16 मिनट कर दिए ज्वाइन करने में। अब जल्दी से आप लिख लीजिए थ्योरम, देख लीजिए। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी, जिस फंडामेंटल थ्योरम के अंदर हमने 5 से 6 पार्ट किए थे। उन 5-6 पार्टों में हमने कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो की थी, या ऐसा बोलते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो देखे थे। अब थ्योरम है हमारी, क्या स्टेटमेंट है कि सिद्ध कीजिए वलय आर शून्य भाजक रहित वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। आर में निरसन नियम लागू होते हैं कब? जब आर होती है शून्य भाजक रहित। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, क्या प्रूफ करना है हमें? कि आर शून्य भाजक रहित है यदि और केवल यदि आर में निरसन का नियम संतुष्ट होगा। देखो निरसन का नियम हम पढ़ चुके। निरसन का नियम क्या होगा? या तो वाम निरसन या दक्षिण निरसन, या तो लेफ्ट साइड से कैंसिल करें या राइट साइड से हम कैंसिल करें। तो हमें कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर प्रूफ करना है। लेकिन वलय के अंदर निरसन का नियम सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब वलय होती है शून्य भाजक रहित। अगर वलय शून्य भाजक सहित होती है तो हम निरसन का नियम नहीं लगा सकते। निरसन का नियम कब संतुष्ट होगा? जब वलय होगी शून्य भाजक रहित। और रहित और सहित हमने देखे थे। शून्य भाजक रहित कौन सी वलय होगी? जहां दो एलिमेंट का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों में से एक का 0 होना आवश्यक है। यानी यदि a डॉट b 0 है तो a 0 होगा या b 0 होगा। ठीक है, उस वलय को हम कहते हैं शून्य भाजक रहित वलय। तो अभी हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि यदि वलय शून्य भाजक रहित है तो निरसन का नियम सिद्ध करके दिखाएंगे, और निरसन का नियम मान लेंगे तो सिद्ध करेंगे शून्य भाजक रहित। उससे पहले दोनों का मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। शून्य भाजक रहित का होता है a डॉट b अगर 0 है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? यदि a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। अगर a डॉट b 0 होंगे तो a 0 होगा या b 0 होगा। दोनों में से एक का शून्य होना जरूरी है अगर वलय शून्य भाजक रहित है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों नॉन जीरो हों और फिर भी प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है शून्य भाजक रहित का। और निरसन का नियम क्या होता है? निरसन का नियम होता है यदि a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, तब b इज इक्वल टू c। निरसन का नियम हमने पढ़ा था ग्रुप थ्योरी के अंदर। a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, इट एम्प्लाइज b इज इक्वल टू c। a से a का वाम निरसन। ठीक है, a से a को हमने लेफ्ट साइड से कैंसिल कर दिया, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो भी आपको b बराबर c मिलेगा, इसे बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। दोनों में से आप कोई सा भी एक प्रूफ कर सकते हैं, दूसरे को डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दक्षिण निरसन भी हल कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कैंसिलेशन लॉ और इसे कहते हैं शून्य भाजक रहित वलय। तो यहाँ हमें इन दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दिखानी है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को मानकर ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है और इसे मानकर ये प्रूफ करना है। क्लियर है? थ्योरम में हमें क्या सिद्ध करना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। एक साइड मान लेते हैं कि वलय आर शून्य भाजक रहित वलय है। माना आर शून्य भाजक रहित वलय है।
ठीक है, शून्य भाजक रहित वलय है, इसका मतलब जहां भी a डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा वही हम लिख सकते हैं या तो a0 या तो b0। ठीक है, साथ ही हमने क्या माना, साथ ही हमने where for each a b c belongs to r, a b c वलय r के हमने 3 एलिमेंट ले लिए a b और c, और साथ में a is not equal to 0, a 0 नहीं है, b और c कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन a b c में से हमने एक एलिमेंट कैसा ले लिया, अशून्य अवयव, a b c 3 लिए और a नॉट इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें निल्सन का नियम प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप मानते क्या है ये आप देखेंगे, फिर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। हमें सिद्ध करना है निल्सन का नियम, तो निल्सन का नियम होता है a डॉट b बराबर a डॉट c है, तो सिद्ध कीजिए b बराबर c। तो निल्सन के नियम में भी आपके पास इम्प्लाइज से पहले वाली कंडीशन और इम्प्लाइज के बाद वाली कंडीशन, दो कंडीशन है। तो जब निल्सन का नियम सिद्ध करेंगे तो हम इम्प्लाइज से पहले वाला लेकर शुरू करेंगे, यदि a डॉट b और a डॉट c बराबर है तो ही तो हम निल्सन का नियम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए हम a डॉट b और a डॉट c को बराबर लेके शुरुआत करेंगे और फिर a से a को कैंसिल करके दिखाएंगे कि निल्सन का नियम संतुष्ट है। तो हमने कहाँ से शुरुआत की, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c। ठीक है, इसलिए मैंने a को नॉट इक्वल टू 0 लिया था क्योंकि मैंने दोनों तरफ a से वाम संक्रिया वाला नियम लिया है। a डॉट b और a डॉट c लिया है तो a तो एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए, वरना a 0 हुआ तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, आप निल्सन का नियम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, a b c 3 एलिमेंट r के लिए जिसमें से a को नॉट इक्वल टू 0 लिया, तो a डॉट b और a डॉट c से हम शुरुआत कर रहे हैं। a डॉट b और a डॉट c से आपका कंक्लूजन क्या आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कंक्लूजन आना चाहिए b बराबर c, ये हमें प्रूफ करना है। आ गया यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में कि हमने वलय को शून्य भाजक रहित मान लिया, जहां जरूरत पड़ेगी काम में लेंगे माने हुए को। अब सिद्ध करना है हमें निल्सन का नियम, तो निल्सन के नियम में हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए a b c, मान लिए 3 एलिमेंट। साथ में निल्सन का नियम होता है a डॉट b बराबर a डॉट c, यदि ऐसा है तो सिद्ध कीजिए b बराबर c। तो पहले यदि तो लीजिए, तो हमने यदि a डॉट b बराबर a डॉट c यहाँ से शुरुआत की और अब हमें सिद्ध करना है b बराबर c। ठीक है, अब देखिए a r का एलिमेंट, c r का एलिमेंट, तो a डॉट c पूरा किसका एलिमेंट होगा, वलय r का एलिमेंट होगा, क्योंकि गुणन संक्रिया r में समवर्त है। वलय बोल रहे हो तो वलय के 6 नियम है, वलय बोल रहे हैं तो वलय के 6 नियम में आपके पास गुणन संक्रिया के लिए एक तो समवर्तता का शुरू में और फिर आपके पास R5 कौन सा नियम है, सहचार्यता का। ठीक है, तो हमारे पास वलय है और वलय है तो प्लस और डॉट दोनों संक्रियाएं समवर्त संक्रियाएं हैं। यहाँ हमें 6 नियम समवर्तता के बाद मिलते हैं, तो समवर्त तो सबसे पहले है, तो ये आर का, ये आर का, तो ये पूरा आर का। और अगर ये वलय का है तो इस एलिमेंट का योज्य प्रतिलोम भी आर के अंदर होगा। गुणात्मक प्रतिलोम तो आर के अंदर है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ वलय है। तो हमारे पास 6 नियम है, जिसमें से तीसरा नियम कहता है योग संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम R के अंदर होना चाहिए। तो ये R का एक एलिमेंट है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस a डॉट c, वो R के अंदर होगा और उस एलिमेंट से यानी इसके प्रतिलोम से हम दोनों तरफ संक्रिया करवा रहे हैं। इसके प्रतिलोम से हमने दोनों तरफ संक्रिया करवाई तो इसका प्रतिलोम आपके पास हो जाएगा माइनस a डॉट c। ठीक है,
इसके प्रतिलोम से हमने दोनों तरफ संक्रिया करवा दी। ये हो गया हमारे पास A डॉट C का प्रतिलोम, और भी हम इसको ऐसे लिख दें, A डॉट C का प्रतिलोम होगा योज्य प्रतिलोम माइनस A डॉट C से हमने दोनों तरफ संक्रिया करवा दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A डॉट B जो हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी उससे हम माइनस साइन को C के साथ लगा सकते हैं। बताइए, याद है आपको? फंडामेंटल थ्योरम की थी हमने एक A डॉट माइनस B इज इक्वल टू माइनस A डॉट B। बताइए जल्दी, ये थ्योरम की थी हमने माइनस A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट माइनस B या फिर माइनस A डॉट B। तो ये माइनस आप B के साथ, A के साथ, किसी के साथ भी लगा सकते हो। मैंने ये माइनस साइन C के साथ लगा दिया, माइनस C। ठीक है, यहाँ देखिए ये एलिमेंट और ये इसका इनवर्स एलिमेंट, एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट दोनों के बीच में योग की संक्रिया हो रही है, और योग की संक्रिया हो रही है तो एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट से आपको क्या मिलेगा? योग का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये तो क्या हो गया? जीरो। अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव संक्रिया कर रहे हैं। कौन सी संक्रिया? प्लस वाली संक्रिया। अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव योग संक्रिया कर रहे हैं, तो योग संक्रिया का तत्समक आना चाहिए। जीरो आ जाएगा राइट साइड में। ठीक, अब यहाँ पर वलय के छठे नियम से R6 से गुणा के योग पर बंधनशीलता A डॉट B प्लस माइनस C इज इक्वल टू जीरो। R6 से लिख सकते हैं हम यहाँ पर गुणा के योग पर बंधनशीलता के नियम से। ठीक है, A डॉट B प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और A डॉट B अगर जीरो है, दो का प्रोडक्ट जीरो है तो दो में से एक जीरो होगा, और दो का प्रोडक्ट जीरो है तो दो में से एक निश्चित तौर पर जीरो होगा, क्योंकि R शून्य भाजक रहित है। तो कौन सा जीरो होना चाहिए? बताइए, दो का गुणनफल जीरो आ रहा है तो दोनों में से एक शून्य होगा, कम से कम एक जरूर शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने R को शून्य भाजक रहित मान रखा है, और जब R को शून्य भाजक रहित मान रखा है तो दो के गुणनफल को हम जीरो तभी लिखेंगे जब दोनों में से एक जीरो है, और क्योंकि हमारा पहला वाला तो नॉन जीरो है तो फिर कौन सा जीरो होगा? दूसरा जीरो होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे B माइनस C इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू जीरो व R शून्य भाजक रहित। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया B इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ कि R में निरसन का नियम संतुष्ट है। क्लियर है? R में निरसन का नियम संतुष्ट है। ये हमने वाम निरसन किया, ऐसे ही आप दक्षिण निरसन कर सकते थे। B डॉट A बराबर C डॉट A B। क्लियर है? R शून्य भाजक रहित है, इसलिए हमें दोनों में से एक को जीरो लेना पड़ेगा, और हमने B माइनस C को ही जीरो क्यों लिया है? क्योंकि A हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। तो एक साइड से थ्योरम कंप्लीट हो गई, R में निरसन का नियम संतुष्ट हो गया। अब इसका विलोम करते हैं। विलोमते में क्या मानेंगे? विलोमते में माना R में निरसन का नियम संतुष्ट है। मीन्स जहां भी आपको कैंसिलेशन लॉ की जरूरत पड़ेगी आप लगा सकते हैं। और क्या सिद्ध करेंगे? अब सिद्ध करेंगे शून्य भाजक रहित। A डॉट B इज इक्वल टू जीरो, देन A इक्वल टू जीरो या फिर B इक्वल टू जीरो। अब हम इसे विरोधाभास से प्रूफ करेंगे। विरोधाभास से प्रूफ करने के लिए क्या है विरोधाभास? क्या होगा देखिए, यदि संभव हो तो हमने मान लिया
संभव हो तो माना। कॉन्ट्राडिक्शन से हम जब भी प्रूफ करते हैं तो जो हमें प्रूफ करना होता है उसका उल्टा मानकर हम स्टार्ट करते हैं, और उसका विरोध हम क्या मान रहे हैं कि a डॉट b तो जीरो है, लेकिन ना a जीरो है ना b जीरो है। अगर हम ऐसा मानकर शुरुआत करते हैं तो हमारी मान्यता गलत होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो अगर संभव हो तो क्या माना हमने, संभव हो तो माना a डॉट b इज इक्वल टू जीरो but a is not equal to 0 और b is not equal to 0। a डॉट b तो 0 है, लेकिन a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। हमें शून्य भाजक रहित दिखाना था, तो रहित हम विरोधाभास से दिखाएंगे, और विरोधाभास के लिए हमें प्रूफ तो क्या करना है कि a डॉट b अगर 0 है तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए, लेकिन हमने विरोधाभास ले लिया कि ना तो a 0 है ना ही b 0 है। अब ऐसा मान लेने से हमारे पास कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट आना चाहिए, हमारी इस मान्यता का विरोध होना चाहिए। ठीक है, अब मान्यता का विरोध करने के लिए देखिए, क्योंकि हम जानते हैं हमने एक फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ की थी लास्ट क्लास में, और वो फंडामेंटल थ्योरम आपकी क्या थी, a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था आपके पास a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, यही थी फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 या 0 डॉट a इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम जानते हैं a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 और साथ में a डॉट b इज इक्वल टू 0 हमने मान रखा है, ये हमने मान रखा है, ये रिजल्ट वलय से है हमारे पास। तो दोनों रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर होने की वजह से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से a डॉट b बराबर a डॉट 0, और निरसन के नियम से a से a का कैंसिलेशन लॉ लगा दिया हमने, a से a पर, तो वाम निरसन लगाया, वाम निरसन से a से a कट गया और b बराबर आ गया 0। b बराबर 0 आना हमारी मान्यता का विरोधाभास है, और मान्यता का विरोधाभास होना क्या प्रूफ करेगा कि हमारी मान्यता गलत है। अतः यदि a डॉट b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0। ऐसा ही आप a इक्वल टू 0 लाकर भी लिख सकते थे। a इक्वल टू 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, a इक्वल टू 0 लाने के लिए हमें लिखना पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं 0 डॉट b बराबर 0, इसकी जगह ये ले लेते तो b से b का कैंसिलेशन हो जाता, दक्षिण निरसन का नियम, और दक्षिण निरसन से b से b कट जाता, a बराबर 0 आ जाता, और वो भी यही सिद्ध करता कि हमारी मान्यता का विरोधाभास है। और मान्यता का विरोधाभास इसलिए है क्योंकि मान्यता गलत है। आप देखिए यहाँ हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने ये शुरुआत गलत नहीं की, हमने यहाँ पर इनको इनके बराबर रखा। तो क्यों रखा, क्योंकि दोनों की राइट साइड बराबर है, तो हमने यहाँ जो भी काम किया वो सब सही था। तो फिर आंसर मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां जो माना वो गलत था। तो b इज नॉट इक्वल टू 0 लेना गलत है, a 0 होगा या b 0 होगा, और ऐसा अगर होगा तो फिर वलय होगी शून्य भाजक रहित। अतः शून्य भाजक रहित है, तो रहित होगी तो निरसन का नियम लागू होगा, और निरसन का नियम है तो वलय रहित है। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसे हमें याद रखना है कि निरसन का नियम हम सिर्फ और सिर्फ शून्य भाजक रहित वलय में काम में लेंगे, सहित वलय में काम में नहीं लेंगे। या आपके पास कहीं भी निरसन का नियम दे रखा है कि संतुष्ट है, तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि वो वलय शून्य भाजक रहित है, फिर हम वहाँ सहित का फंडा नहीं लगाएंगे। तो दोनों में से अगर आपको एक भी स्टेटमेंट किसी भी थ्योरम में दिखा मिल जाए तो इसका मतलब दूसरा रिजल्ट आप वहां पर काम में ले सकते हैं।
रहित मिल जाए तो निरसन लगा सकते हो और निरसन मिल जाए तो रहित काम में निरसन। क्लियर है? आ गई समझ में थ्योरम सबको? बताइए। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है किंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि अगर क्षेत्र है तो वो पूर्णांकीय प्रांत तो होगा ही होगा। फिर हमें दिखाना है कि विलोम सत्य नहीं है, इसका मतलब पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र होना जरूरी नहीं है। और जब भी हमें ऐसा दिखाना होता है कि विलोम सदैव सत्य नहीं है तो हम हमेशा एग्जाम्पल से दिखाते हैं और इस तरीके की थ्योरम हम कर चुके हैं। तो इसका विलोम तो हम एग्जाम्पल से प्रूव कर देंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो पूर्णांकीय प्रांत तो होगा लेकिन क्षेत्र नहीं होगा। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत है और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र और पूर्णांकीय प्रांत के नियम कौन कौन से होते हैं और किसे क्या प्रूफ करना है। तो क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत दिखाना है तो कितने नियम दिखाने पड़ेंगे? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत दिखाने के लिए मुझे कितने नियम सिद्ध करने पड़ेंगे? सबसे पहले ये पता हो। और फिर कौन सा नियम सिद्ध करना पड़ेगा, कौन से नियम हमें सिद्ध करने पड़ेंगे बताइए जल्दी से। क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत दिखाने के लिए हमें कितने और कौन कौन से नियम सिद्ध करने पड़ेंगे? ये तो सबको याद होगा कि क्षेत्र के अंदर 9 नियम होते हैं और पूर्णांकीय प्रांत के अंदर भी 9 नियम होते हैं। पढ़े थे ना हमने, क्षेत्र और पूर्णांकीय प्रांत किसे कहते हैं, कौन सी वलय को कहते हैं। तो दोनों में 9 नियम होते हैं। फिर क्षेत्र के 9 नियम कौन से हैं और पूर्णांकीय प्रांत के 9 नियम कौन से हैं, ये भी हमें पता है। तो आप जल्दी से बताइए ये कि क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए कौन सा नियम सिद्ध करना है? पहले कितने नियम सिद्ध करने हैं किसी भी क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए? बाकी सभी दीजिए रिप्लाई। देखिए जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था क्षेत्र और पूर्णांकीय प्रांत, उस समय भी वहां पर देखा था कि पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र दोनों में आपके पास 9 नियम हैं और दोनों के 9 नियम में से 8 नियम दोनों में कॉमन है। 8 नियम दोनों में कौन कौन से कॉमन है? 6 नियम तो वलय के दोनों में ही है क्योंकि दोनों ही वलय है, तो 6 नियम तो दोनों में वलय के कॉमन है। उसके बाद क्षेत्र जो आपका है, क्षेत्र के अंदर क्या होती है क्षेत्र की परिभाषा? दोनों संक्रियाएं आपकी आवेदी ग्रुप होनी चाहिए, तो यानी गुणन संक्रिया का तत्समक इकाई अवयव, ऐसे लिख देते हैं। इकाई अवयव क्षेत्र में भी होता है और इकाई अवयव पूर्णांकीय प्रांत में भी होता है, दोनों में इकाई अवयव होता है। 7वां नियम ये कॉमन हो गया। 8वां नियम क्रम विनिमय का नियम। गुणन संक्रिया क्रम विनिमय यहाँ भी होती है और गुणन संक्रिया क्रम विनिमय यहाँ भी होती है। ये 8 नियम कॉमन है। तो 9वां नियम क्या अंतर है? ये तो क्षेत्र बनता है। इन 8 के बाद अगर गुणात्मक प्रतिलोम प्रत्येक अशून्य अवयव का, और ये पूर्णांकीय प्रांत बनता है यदि शून्य भाजक रहित हो। ठीक है, क्या परिभाषा थी हमारे पास? इकाई सहित शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। तो 9 नियम हो गए। फिर दोनों संक्रियाएं आबेली, तो देखिए 6 में 4 तो यहीं पर आबेली हो गई, R5 फिर ये और फिर आपके पास ये हो गई दोनों संक्रियाएं, और फिर ये 8 नियम, और जो R6 है गुणा की योग पर बंटनशीलता वो 9वां नियम। तो कुल मिला के दोनों में 8 नियम कॉमन होते हैं। ये ऊपर वाले ये सारे नियम कॉमन है।
उसके बाद एक नियम अंतर है और वो ये वाला अंतर है। तो आपको वलय को पूर्णांकीय प्रांत नहीं दिखाना, स्ट्रक्चर को पूर्णांकीय प्रांत नहीं दिखाना, क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत दिखाना है। तो क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत दिखाने के लिए देखिए, क्षेत्र के 8 नियम तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि हम क्षेत्र तो बोल ही रहे हैं। तो 8 नियम तो हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत के हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक नियम दिखाना है, शून्य भाजक रहित सिद्ध करना है। शून्य भाजक रहित किसे सिद्ध करना है? क्षेत्र को। अगर हम क्षेत्र को शून्य भाजक रहित सिद्ध कर देते हैं तो वो क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत बन जाता है। ठीक है, ये तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र बनाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र बनाने के लिए प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम दिखाना पड़ेगा, और जो हर बार पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए पूर्णांकीय प्रांत हमेशा क्षेत्र हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हमें फर्स्ट पार्ट इसका क्षेत्र को लेकर स्टार्ट करना है और क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत बनाना है। सबसे पहले हमने मान लिया, माना एफ, फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हमने एफ से लिख दिया। बाकी आप आर से लिखिए, पी से लिखिए, क्यू से लिखिए, किसी से भी लिखिए। माना एफ क्षेत्र है। ठीक है, जैसे ही हमने एक क्षेत्र ले लिया एफ को, या एफ प्लस डॉट पूरा ही लिख देते हैं, माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है। तो जैसे ही आपने इसको क्षेत्र बोला, माना, वैसे ही आपके पास 9 नियम आ चुके। ठीक है, अब इस क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए हमें सिर्फ एक नियम दिखाना है, शून्य भाजक रहित। और शून्य भाजक रहित हमें पता है, a डॉट b इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0। ठीक है, साथ ही हमने क्या माना? साथ ही माना a डॉट b इज इक्वल टू 0 where a इज नॉट इक्वल टू 0। विरोधाभास से प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। a डॉट b इज नॉट इक्वल टू a डॉट b तो 0 है। क्या क्या माना? शून्य भाजक रहित के लिए इम्प्लाइज से पहले वाला स्टार्ट करा, a डॉट b इक्वल टू 0, और इम्प्लाइज के बाद वाला प्रूफ करना है a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0। लेकिन अब मैंने एक और टर्म मान ली, a इज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 नहीं है तो फिर b 0 आना चाहिए। उससे पहले a और b मेंशन कर देते हैं किसके एलिमेंट है। a और b क्षेत्र के एलिमेंट है और a क्षेत्र का अशून्य अवयव है। a और b क्षेत्र के एलिमेंट है और a अशून्य अवयव है। ठीक है, तब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शून्य भाजक रहित की। शून्य भाजक रहित की शुरुआत करेंगे यदि a डॉट b इक्वल टू 0 से, तो आंसर आना चाहिए a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0। लेकिन जब a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए b इक्वल टू 0। बताइए, आया यहाँ तक समझ में? क्या माना, क्या प्रूफ करना है, ये पता होना चाहिए। हमने क्षेत्र माना, पूर्णांकीय प्रांत दिखाना है, तो एक नियम सिद्ध करना है। नियम है शून्य भाजक रहित का। तो शून्य भाजक रहित के लिए a और b f के 2 एलिमेंट लिए, साथ में से एक नॉन जीरो ले लिया। एक नॉन जीरो लिया तो दोनों का प्रोडक्ट 0 अगर लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरा एलिमेंट 0 आना ही चाहिए शून्य भाजक रहित होने के लिए। अब a डॉट b इज इक्वल टू 0 है और a नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 अशून्य अवयव है, तो इस अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी f के अंदर होना चाहिए। बताइए, a इनवर्स को मैं f में लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? बताइए, क्या a इनवर्स f में होगा ही होगा, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता? देखिए, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। f को क्षेत्र बोलते ही, f को क्षेत्र बोलते ही प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम f में होगा। इसीलिए मैंने a को नॉट इक्वल टू 0 लिखा। दोनों में से एक को नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तभी आप उसका इनवर्स f में लिख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसे नहीं लेती तो मैं a इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया नहीं करा सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता
कि जिसके इनवर्स से मैं संक्रिया करा रही हूँ वो एलिमेंट जीरो है भी या नहीं है। तो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम इनवर्स लिख सकते हैं, और ये ए को मैंने नॉन जीरो ही माना है तो मैं दोनों तरफ ए के प्रतिलोम से संक्रिया करा रही हूँ, गुणन संक्रिया। दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से वाम संक्रिया करा दी, और करा सकते हैं क्योंकि ए अशून्य अवयव है एफ का, और एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी एफ के अंदर होगा क्योंकि एफ क्षेत्र है। अब यहाँ से सहचार्यता का नियम लगा दिया, ए इनवर्स ए गुणन संक्रिया सहचारी होती है, और यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट ए डॉट जीरो फॉर ईच ए के लिए होता है, तो ए इनवर्स भी एलिमेंट है तो ए इनवर्स डॉट जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव संक्रिया कर रहे हैं तो आएगा संक्रिया का तत्समक अवयव, और संक्रिया है गुणा की तो ए डॉट ए इनवर्स आएगा 1 डॉट बी इक्वल टू जीरो, और 1 डॉट बी तत्समक से बी की संक्रिया करा रहे हैं तो बी वापस आ जाएगा इक्वल टू जीरो। बी इक्वल टू जीरो आना क्या शो कर रहा है, बी इक्वल टू जीरो आना क्या शो कर रहा है, ए जीरो नहीं है तो बी जीरो है, और बी जीरो है तो इसका मतलब हमारी वलय शून्य भाजक रहित है। अतः आर या एफ सॉरी अतः एफ प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, पहले लिखेंगे शून्य भाजक रहित है, अर्थात पूर्णांकीय प्रांत है। क्लियर है, बताइए आया समझ में? बहुत इजी थ्योरम है, सिर्फ हमें ये पता हो कि क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत कैसे बनाते हैं। तो हमने क्षेत्र माना, पूर्णांकीय प्रांत दिखाने के लिए सिर्फ शून्य भाजक रहित दिखाया। आप यही काम b इज नॉट इक्वल टू जीरो लेके कर सकते थे। b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो b का प्रतिलोम आपके पास होगा, और b के प्रतिलोम से आप दोनों तरफ उत्तर या दक्षिण संक्रिया कराएंगे b इनवर्स से, तो a इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और a इक्वल टू जीरो आना प्रूव करेगा a डॉट b अगर जीरो है तो दोनों में से एक जीरो है, तो शून्य भाजक रहित है। अब इसका विलोम देखिए, विलोम में हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो पूर्णांकीय प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल हम कौन सा ले रहे हैं, z प्लस डॉट, क्योंकि हम जानते हैं z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है। चेक कीजिए जल्दी से सारे नियम पूर्णांकीय प्रांत के, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्षेत्र क्यों नहीं है। z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत के नियम चेक कीजिए, 6 नियम वलय के। इसको वलय तो हम पहले भी देख चुके थे, z प्लस डॉट को वलय तो हमने पहले भी देखा था, फिर भी देख लीजिए। z प्लस आबेली ग्रुप होता है, 4 नियम। गुणन संक्रिया पूर्णांकों पर सहचारी होती है, 5वां नियम। गुणा की योग परिवर्तनशीलता होगी ही होगी क्योंकि पूर्णांक है, तो ये हो गया वलय। फिर शून्य भाजक रहित होगा, क्यों होगा, क्योंकि दो पूर्णांक ऐसे कोई भी नहीं है जो खुद जीरो ना हो लेकिन उनका गुणा जीरो हो जाए। क्या ऐसे कोई भी दो पूर्णांक हैं? नहीं है। आपको याद हो तो ये एग्जाम्पल हमने शून्य भाजक रहित में ही पढ़ा था, सहित में मॉड्यूल वाला और रहित में बिना मॉड्यूल का, सिंपल z प्लस डॉट। तो ये शून्य भाजक रहित है, इकाई अवयव 1 z में होता है, इकाई सहित शून्य रहित और क्रम विनिमय होती है गुणन संक्रिया। तो ये पूर्णांकीय प्रांत है किंतु क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और -1 के अलावा किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए जरा आप, मिलेगा क्या? क्योंकि 1 और -1 के अलावा किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक प्रतिलोम z में नहीं, सबका होना चाहिए शून्य का,
तो देखिए अशून्य अवयव 2 भी है, लेकिन 2 का प्रतिलोम 1/2 जेड के अंदर नहीं है। अशून्य 3 भी है, 4 भी है, तो सारे नॉन जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए और नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये क्षेत्र नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, लास्ट में आपको विलोम में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके लिखना है सिर्फ कि z प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत है किंतु क्षेत्र नहीं है, क्योंकि रीजन देंगे 1 और -1 के तो प्रतिलोम मिल जाएंगे, बाकी सबके प्रतिलोम z में नहीं मिलेंगे। और प्रतिलोम भी कौन से प्रतिलोम, गुणात्मक लिखोगे, क्योंकि यहाँ प्रतिलोम 2 होते हैं, एक प्लस का होता है और एक डॉट का होता है। तो प्लस का तो है ही है, क्योंकि आप वलय तो बोल ही रहे हैं पहले, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये एग्जांपल दे देंगे सेकंड पार्ट के लिए। क्लियर है थ्योरम आगे समझ में आपको? सिंपल थ्योरम थी और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत तो होता है, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत हर बार क्षेत्र नहीं होता। और वैसे भी लॉजिकली देखिए, हर बार दोनों इफ एंड ओनली इफ होंगे तो फिर एक ही नाम से हम इसे बोल सकते हैं। आ गई सबको समझ में?